ओके, स्टार्ट करें। चलिए भाई, चैप्टर का नाम क्या था बताना? गवर्नमेंट बजट। क्या आप जानते हैं मतलब क्या है इस वर्ड का? इसको हिंदी में कहते हैं सरकारी बजट। द क्वेश्चन इज गवर्नमेंट बजट क्यों बनाती है? बजट होता क्या है? बजट क्या होता है? आपकी फैमिली के अंदर भी जो फैमिली के हेड है, आपके फादर, वो भी हर महीने अपनी फैमिली का बजट बनाते होंगे। द क्वेश्चन इज वो बजट में लिखते क्या है? सोर्सेज ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स। हर महीने कुछ ना कुछ एक्सपेंडिचर्स, खर्चे होते ही हैं। बोलो भाई। और खर्चों को बियर करने के लिए आपके पास इनकम का होना जरूरी है। तो आप दो तरह की जो बातें होती हैं अपने बजट्स में मेंशन करते हैं। पहला क्या कि इनकम के सोर्सेज कौन कौन से हैं, पैसा आना कहां से है। नंबर टू, एक्सपेंडिचर्स कौन कौन से हैं। बात सही है? तो बजट कभी भी बीते हुए कल के लिए नहीं बनता। बजट हमेशा आने वाले कल के लिए बनता है। तो हमें क्या बोलना चाहिए कि सर बजट में जो इनकम और एक्सपेंडिचर्स लिखे होते हैं दे ऑल आर एंटीसिपेटेड, मतलब अज्यूम्ड, सोचे गए कि ऐसा हो सकता है। बात सही है? क्या इस चीज की पॉसिबिलिटी है कि हमने जो सोचा उससे हुआ कुछ और ही? बिल्कुल ऐसा होता है। आफ्टर ऑल वी आर ह्यूमन बींग्स। हम जो सोचते हैं एग्जैक्टली बहुत बार ऐसा नहीं होता है। गवर्नमेंट के साथ भी ऐसा होता है। जरा सोचिए, जब एक छोटी सी फैमिली को रन करने के लिए यू नीड अ बजट, यू नीड अ प्रॉपर प्लानिंग। तो जरा सोचिए, एक इतने बड़े देश भारत, इंडिया को रन करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए क्या बजट्स का बनना इंपॉर्टेंट है या नहीं? एक फैमिली को रन करने के लिए यू हैव टू अज्यूम द सोर्सेज ऑफ इनकम एंड योर एक्सपेंडिचर्स। यहां तुम बात कर रहे हैं पूरे के पूरे देश के बारे में। एक देश के भी बहुत सारे खर्चे होते हैं और उन सारे के सारे एक्सपेंसेस को बियर करने के लिए गवर्नमेंट को हर साल अपनी इनकम्स को प्लान करना पड़ता है कि पैसा आएगा हमारे पास कहां से, हमारे पास सोर्सेस कौन कौन से हैं। इतना क्लियर हो गया? तो आप एक बार अपनी कॉपीज के अंदर चेक करना कि आपने लिखा क्या था। गवर्नमेंट बजट कैन बी डिफाइंड एज एन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ऑल एंटिसिपेटेड receipts and payments या expenditures of the government during a fiscal year। एक एक वर्ड के ऊपर ध्यान देंगे कि आपने लिखा क्या है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कैन बी डिफाइंड एज अ, बोलो क्या था, एज एन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा, इस टर्म का मतलब क्या हुआ? ये जो वर्ड मैंने बोला एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो क्या बताओगे आप मेरे को? बोलो। एनुअल मतलब क्या होता है? साल में एक बार। उसके बाद क्या लिखा हुआ था? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्यों बोला गया इसको ऐसा? सर क्योंकि ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसके अंदर फाइनेंस की रिकॉर्डिंग होती है। एक्सपेंडिचर्स एंड इनकम बोथ आर व्हाट? फाइनेंस, पैसा। बात सही है? बजट साल में एक बार बनता है और पूरे एक साल के लिए होता है। क्या बोला? एक साल के लिए बनता है। आप कभी ध्यान देना, इंडिया के अंदर बजट्स हर साल बनते हैं, आने वाले साल के लिए बनते हैं। जो साल बीत चुका उसके लिए बजट्स नहीं बनते, उसके लिए बन चुके होते हैं लास्ट ईयर। बात सही है? आपने इस बात का भी जिक्र किया होगा अपने नोट्स के अंदर कि इंडिया के अंदर, भारत के अंदर बजट लिखता कौन है? लिखा है आप लोगों ने? देखो लिखा होगा, जरा पढ़ना। क्या लिखा है? बजट डिवीजन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। लिखा? देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बजट लिखता कौन है? वो एक आपके अलग पार्टी है। अच्छा ये बताओ, बजट पार्लियामेंट के अंदर पढ़ता कौन है? फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमन जी। अभी है? बिल्कुल है। उनके नाम पर रिकॉर्ड क्या है? 9वां कंसेक्यूटिव बजट पेश करने वाली पहली बनी इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर। मतलब 9 सालों से बजट पेश कर रही हैं। जरा सोचिए, या 9 बार किया है। ऐसा पहली बार हुआ है इंडिया की हिस्ट्री के अंदर। बात सही है? मैं आपसे बात इसी कर रहा हूं भारत, इसमें आपके इंडिया की।
इंडिया के अंदर बजट को प्रेजेंट कौन करता है, मतलब उसको रीड कौन करता है खड़ा होकर पार्लियामेंट में, कौन है वो? फाइनेंस मिनिस्टर देश का। बाकी कंट्रीज के अंदर क्या होता है उससे हमको मतलब ही नहीं है। हमारा देश कौन सा है? इंडिया। तो हम किसकी बात करेंगे? इंडिया की ही बात करेंगे। यहां तक क्लियर है? हाँ जी। बजट्स के 3 टाइप के लेवल्स कौन से होते हैं? पहला कौन सा होता है? यूनियन बजट, मतलब बजट विच इज मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या बोला? बजट विच इज मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑल्सो नोन एज यूनियन बजट। देखो लिखा होगा आपने, जो बजट पार्लियामेंट में पेश हो गया उसका नाम क्या होता है? यूनियन बजट। और यूनियन बजट किसी पर्टिकुलर स्टेट के लिए नहीं, लेकिन पूरे देश के लिए बनता है, फॉर द एंटायर नेशन। बात सही है? आपके सिलेबस के अंदर क्या है? ओनली यूनियन बजट है, मतलब बजट मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। और पार्लियामेंट के अंदर अगर कोई बजट पेश हो रहा है तो वो आपका यूनियन बजट से होते हैं। इतना क्लियर हो गया? अच्छा, बजट का और लेवल कौन सा है? स्टेट बजट्स मेड फॉर रिस्पेक्टिव स्टेट्स। नहीं? हाँ बिल्कुल सही बात है। क्या स्टेट बजट्स भी पार्लियामेंट में होते हैं आपके पेश? नहीं होते हैं, क्योंकि पार्लियामेंट किसी पर्टिकुलर स्टेट के लिए काम नहीं कर रहा। इट इज वर्किंग फॉर द एंटायर कंट्री, एंटायर नेशन। कोई बिल लॉ बनने से पहले कोई भी क्या होता है? बिल। अगर कोई बिल पास हो गया पार्लियामेंट से तो वो क्या बन जाता है? लॉ बन जाता है। अब वो लॉ इंप्लीमेंट सिर्फ 1, 2 या 3 स्टेट्स पे नहीं होगा, वो पूरी की पूरी कंट्री पर होगा, अगर वो बिल पार्लियामेंट से पेश हुआ है तो, या पास हुआ है तो। जो यूनियन बजट होता है पहले वो डिसाइड होता है, फिर उसके बाद उसमें यूनियंस डिवाइड किए जाते हैं। अलग अलग स्टेट्स के जो बजट्स बनते हैं वो आपके अलग ही होते हैं। और ऐसा नहीं है, स्टेट्स के जो होते हैं आपके बजट्स, उनकी फंडिंग भी कई बार आपकी इससे होती है, हाँ पार्लियामेंट से ही होती है। ऐसा भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारी स्टेट्स ऐसी हैं जिनके पास एक्सपेंसेस तो बहुत सारे लेकिन हाँ मतलब क्या नहीं है, उनके पास एक अच्छी इनकम का सोर्स नहीं है। तो यूनियन बजट्स के अंदर से भी एक हिस्सा निकाल के उनको दिया जाता है। उनके पास जो इनकम आती होगी वो भी तो देते होंगे ना। कहाँ देते होंगे? क्यों देंगे? क्यों देंगे? हर स्टेट का बजट कैसा बन रहा है? अलग बन रहा है। देश के अंदर किसी भी स्टेट के पास अगर पैसा नहीं है तो उसकी हेल्प के लिए कौन आगे आएगा? पक्की बात है, आगे आएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट वर्क करती है देश के लिए, और किसी एक स्टेट के पास अगर पैसा नहीं है तो भाई सेंट्रल गवर्नमेंट उनकी हेल्प करेगी। जो इनकम टैक्स और ये सब देते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट को देते हैं, और जब हम टोल पे पैसा देते हैं स्टेट्स के लिए जाती है। बात सही है? ये इसका मतलब था। आगे बढ़े, कोई डाउट तो पूछ लो। एक तीसरे टाइप का बजट कौन सा होता है? लोकल बजट। लोकल बजट्स आर मेड फॉर द विलेजेस, मेड बाय द पंचायत्स। ये गांव के लिए होते हैं, बेसिकली गांव के लिए बनते हैं। बात सही है? आगे बढ़े, एक बार चेक करना इसके अलावा आपने क्या लिखा था। कुछ और लिखा था? कुछ नया ऐसा? बढ़े आगे, कुछ पूछना किसी को? चलिए, ये तो हो गया। देखो आज जो हम बात करेंगे, एक जो आज का टॉपिक होगा नया जिसके ऊपर हमको डिस्कस करना है, वो होगा पार्ट्स ऑफ बजट। लिखो आप भी, पार्ट्स ऑफ क्या बोला? बजट। बजट्स के पार्ट होते हैं सर, बोलो ना। हाँ, बजट्स के पार्ट होते हैं। आप पढ़ोगे बजट्स के 2 पार्ट कौन सा, हजरा बोलना। पहला रेवेन्यू बजट। क्या बोला? पहला कौन सा बोला? रेवेन्यू बजट। सेकंड कौन सा होता है? कैपिटल बजट। कैपिटल बजट। इन दोनों को जोड़कर आपका गवर्नमेंट का क्या बनता है? ओवरऑल बजट बनता है। नाउ व्हाट इज दिस इज, ये क्या है? व्हाट इज रेवेन्यू बजट? आइए बात करें इसके बारे में। रेवेन्यू बजट is that part of budget in which all anticipated revenue receipts and revenue expenditures are recorded.
मतलब रेवेन्यू बजट एक पार्ट है आपके बजट का, और इसके दो पार्ट कौन से होते हैं? पहला क्या बोला? रेवेन्यू रिसीट्स, और एक क्या बोला? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। अगर मैंने बजट वर्ड बोला, अगर मैंने बजट वर्ड बोला, तो एक बात तो क्लियर है कि उसकी रिसीट्स भी होंगी और उसके एक्सपेंडिचर्स भी होंगे, खर्चे भी होंगे और उसकी इनकम भी होगी। किसकी बोली मैंने बात? बजट की। अगर उसका नाम क्या है? रेवेन्यू बजट, तो रिसीट्स के पहले नाम क्या लग जाएगा आपका? रेवेन्यू रिसीट्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। बात समझ नहीं आ रही है? ठीक से पढ़ोगे तो आएगी भाई। बताओ क्या बताना है इसके अंदर? ये पूरा जरा पढ़ना एक बार। लिखा गया है बजट के पार्ट कितने होते हैं? अगर बोलना रेवेन्यू बजट एंड कैपिटल बजट, ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ये ध्यान रखिए इस चीज का। सवाल यह है कि रेवेन्यू बजट्स क्या होते हैं, आप इसको कैसे करोगे डिफाइन? जरा पढ़ने का लिखा है, रेवेन्यू बजट इज दैट पार्ट ऑफ द बजट in which all anticipated revenue receipts and revenue expenditures are recorded। मैंने receipts नहीं बोला, मैंने बोला revenue receipts। मैंने एक्सपेंडिचर नहीं बोला, मैंने बोला रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। मतलब अगर हम किसकी बात करते हैं? इफ वी आर टॉकिंग अबाउट रेवेन्यू बजट, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट रेवेन्यू रिसीट्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। उसके पहले मैंने एक बात बोली थी आपसे कि अगर क्या लिखा है मैंने? बजट। बजट के दो पार्ट कौन से होंगे? रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर्स। और उसके आगे अगर क्या नाम आ गया? रेवेन्यू बजट। नाम क्या होगा? बोलो, पार जा देखिए, नाम पढ़ना क्या लिखा है? रेवेन्यू रिसीट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। रिसिप्ट नहीं होता, रिसीट्स। पी इज ऑलवेज साइलेंट, बोलते नहीं है उसमें। इतना क्लियर हुआ? बजट के दो पार्ट कौन से हुए? इनको आपको अलग ही पढ़ना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। और अगर आप चाहते हो कि पूरा कॉन्सेप्ट चैप्टर का ढंग से क्लियर हो, तो आपको इन टर्म्स के मीनिंग अच्छे से आने चाहिए। आगे बढ़ सकते हैं इसके बारे में? अब मैं आऊंगा इसके ऊपर, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसके ऊपर होगा। तो कर दूं इसे और कर दूं पार्थ? कोई चीज अगर ना आए आपको तो ऑन द स्पॉट उसको पूछा करो, ठीक है? आइए बात करें रेवेन्यू रिसीट्स का मतलब क्या है। मेरे साथ लिखोगे आप भी? क्या होती है रेवेन्यू रिसीट्स? शॉर्ट में आरआर कहते हैं इसको। बात करते हैं। रेवेन्यू रिसीट्स आर दोज रिसीट्स which neither creates any liability nor reduces any asset of the central government। क्या समझे? फिर हम बात करेंगे सोर्सेस के बारे में, सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू रिसीट्स। लेकिन पहले हम एक बार जान तो ले कि असल में इसका मतलब क्या है। व्हाट आर द रेवेन्यू रिसीट्स? बात करें, बोलो जरा। पढ़ना क्या लिखा है एक बार? रेवेन्यू रिसीट्स गवर्नमेंट की ऐसी इनकम जिसके आने से ना तो गवर्नमेंट की कोई लायबिलिटी बढ़े और ना ही गवर्नमेंट का कोई एसेट रिड्यूस हो। मैंने क्या बोला? गवर्नमेंट के पास ऐसे पैसे का आना जिसके आने से ना तो गवर्नमेंट के ऊपर कोई लायबिलिटी आए और ना ही गवर्नमेंट का कोई एसेट रिड्यूस हो। एग्जांपल लेके चलते हैं, सुनो मेरी बात। सेंट्रल गवर्नमेंट ने वर्ल्ड बैंक से लोन ले लिया, क्या ये रेवेन्यू रिसीट्स है? सर क्योंकि इनके आने से गवर्नमेंट की लायबिलिटी बढ़ गई। मैंने लोन बोला, लोन मीन्स व्हाट? लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या हो गई? बढ़ गई। और यहां लिखा हुआ है कि लायबिलिटी बढ़नी नहीं चाहिए, तभी वो क्या होगी? रेवेन्यू रिसीट्स होंगी। बात समझ नहीं आ रही? बोलो। इंग्लैंड ने इंडिया को कुछ पैसा दान दे दिया, रिसीट्स है या नहीं? पैसा आया या नहीं आया? आया। कौन सी रिसीट्स है? रेवेन्यू रिसीट्स है। क्यों? सर दान का पैसा लोन नहीं होता,
वो पैसा कभी भी इंडिया की गवर्नमेंट कभी भी इंग्लैंड को वापस नहीं करने वाली, और ना ही ऐसा करने पे इंडिया का कोई भी एसेट रिड्यूस हुआ, कुछ नहीं हुआ, बस पैसा आया। सर इसमें तो अगर कोई हम सामान बेचेंगे या फिर रिसोर्सेज बेचेंगे या सर्विसेज बेचेंगे वो भी रिसीवर से कैसे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखो मैंने बोला आपसे, गवर्नमेंट की ऐसी कोई भी रिसीट्स, ऐसा पैसे का आना जिससे ना तो गवर्नमेंट की लायबिलिटी बढ़नी चाहिए और ना ही गवर्नमेंट का कोई एसेट रिड्यूस होना चाहिए, तो ऐसी हर रिसीट गवर्नमेंट के लिए क्या बन जाएगी? रेवेन्यू रिसीट बनेगी। बात खत्म है, इतना क्लियर हो गया? एसेट्स कम नहीं होंगे और लायबिलिटी ज्यादा नहीं होगी। अगर एसेट दोनों कंडीशंस पूरी होनी चाहिए, ना तो लायबिलिटी बढ़नी चाहिए और ना ही एसेट रिड्यूस होना चाहिए। इंडिया ने अपनी कुछ जमीन चाइना को बेच दी और बहुत सारे गवर्नमेंट के पास पैसे आ गए, जमीन बेची पैसे आए। इंडियन गवर्नमेंट के लिए क्या ये रेवेन्यू रिसीट्स है? नहीं सर, क्योंकि लैंड एक एसेट है और एसेट रिड्यूस हुआ है तो पैसा आया है, तो ये रेवेन्यू रिसीट्स नहीं है। है जी, पैसे के आने की बात कर रहे हैं। लैंड को लेंगे, अगर बाय करेंगे तो क्या होगा? पैसा जाएगा ना, दैट इज नॉट रिसीट्स, दैट इज एक्सपेंडिचर्स, उसकी बात नहीं कर रहे। आपको वो क्लियर नहीं हुआ? बताना क्या मतलब क्या है इसका? रेवेन्यू रिसीट का मतलब क्या होता है? लायबिलिटी का बढ़ना ना होना चाहिए और एसेट भी रिड्यूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोनों के होने से क्या होता है? लॉस होता है, और लॉस के बिना अगर कोई पैसा आ रहा है तो वो क्या है? आपका रेवेन्यू रिसीट्स। हमने अपनी कोई लैंड वगैरह दान दे दी तो भी इसमें आएगा? क्यों आएगा इसके अंदर, ये बताओ ना मुझे आप। उसके बदले में क्या मिला है आपको? फिर वो तो नुकसान ही हुआ आपका। तो बात सही है। और जितनी बार हम बात करेंगे उतनी बार हम बात करेंगे इसके बारे में, अबाउट गवर्नमेंट, क्योंकि चैप्टर का नाम ही क्या है? गवर्नमेंट बजट। आपकी या हमारी बात नहीं होगी इसके अंदर। आगे बढ़े, जरा पढ़ना क्या लिखा है? सोर्सेस। सर ऐसे सोर्सेस कौन कौन से हैं जिससे गवर्नमेंट को, बोलो क्या, पैसे भी आते हैं और गवर्नमेंट की ना तो लायबिलिटी बढ़ती है और ना ही कोई एसेट्स रिड्यूस होता है? तो ऐसे सोर्सेस दो हैं। पहला जी पहला टैक्स रेवेन्यू, टैक्स रेवेन्यू। सेकंड क्या है? नॉन टैक्स रेवेन्यू। बेटा बीओपी से बाहर निकल आओ, अब यहां पे एक्सपोर्ट की बात नहीं चलेगी। नॉन टैक्स रेवेन्यू देख लो, इस पूरे चैप्टर के अंदर 90% हमारा जो फोकस रहेगा वो किस पे रहेगा? इंडिया की गवर्नमेंट इंडिया से क्या कमाती है, एक्सपोर्ट्स करके इंडिया से नहीं गवर्नमेंट कमाती है, बाहर से कमाती है। टैक्स रेवेन्यू है, नॉन टैक्स रेवेन्यू। क्लियर होगा? अच्छा ये क्या होता है टैक्स रेवेन्यू? गवर्नमेंट की वो सारी इनकम जो कि टैक्सेस से आती है, वो क्या होती है? टैक्स रेवेन्यू। क्या बोला? जो पैसे टैक्स से आता है वो। मतलब क्या है इसका? ऑल इनकम्स दैट कम थ्रू, बोलो क्या लिखूंगा मैं? कम थ्रू टैक्सेस। अब द क्वेश्चन इज कि इंडिया में कितने टाइप के टैक्सेस पाए जाते हैं? तो दो तरह के हैं। पहला क्या है? डायरेक्ट टैक्स, नाम सुना होगा। एक क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स, बोलो ना। ये क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स को अगर मुझे डिफाइन करना पड़े तो मैं डिफाइन कैसे करूंगा? सर ऐसा टैक्सेस जो किसी भी इंडिविजुअल की इनकम और उसकी प्रॉपर्टी पे लगाया जाता है। रिपीट करो मैंने क्या बोला? ऐसा कोई भी टैक्स जो कि किसी भी इंडिविजुअल की इनकम पे या उसकी प्रॉपर्टी पे लगाया जाता है। अब मैंने बोला इंडिविजुअल का मतलब क्या है? यहां पे किसी इंसान की बात भी हो रही है। इंडिविजुअल कैन बी अ कंपनी ऑल्सो, अ बैंक ऑल्सो, अ स्कूल ऑल्सो, जो भी है। नहीं हुआ क्लियर? ऐसा ध्यान से, ऐसे टैक्सेस जो आपकी इनकम पे या आपकी प्रॉपर्टी पे लगते हैं उन्हीं को बोलते हैं हम क्या? डायरेक्ट टैक्स। लेकिन बुक में इसको डिफाइन कैसे किया गया? सर ऐसे टैक्सेस जिसका बर्डन ऑफ इंसिडेंस आप किसी और के ऊपर शिफ्ट नहीं कर सकते। गवर्नमेंट ने आपसे मांगा है तो डायरेक्टली गवर्नमेंट को आप ही पे करने वाले हो। एग्जांपल देना, इनकम टैक्स। दूसरा हाउस टैक्स,
हाउस टैक्स का नाम सुना है? इनकम टैक्स, हाउस टैक्स, और बोलो। प्रॉपर्टी टैक्स में तो लैंड वगैरह लगता है, हाउस टैक्स हो गया यार, उसमें हाउस टैक्स में ही आ गया, छोड़ो, लीव इट, नहीं वो क्लियर। मैंने आपके एग्जांपल क्या लिए बोला, पहला क्या था? इनकम टैक्स। क्या बोला? इनकम टैक्स। और क्या था? कॉर्पोरेशन टैक्स का नाम सुना किसी ने? जो कॉर्पोरेट टैक्सेस पेड ऑन बिजनेस प्रॉफिट। ऐसे टैक्सेस जो बिजनेस अपने प्रॉफिट्स के ऊपर पे करता है ना, उसका नाम क्या होता है? कॉर्पोरेशन टैक्स। आगे बोलना क्या था? हाउस टैक्स, बोलो ना। पहले एक था वेल्थ टैक्स के नाम से, नाम सुना होगा, ये अब नहीं लगता। वेल्थ टैक्स ये अब नहीं है। आपका इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, हाउस टैक्स, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ व्हाट? डायरेक्ट टैक्स। आपकी संपत्ति पे लगने वाला टैक्स। ओवरऑल संपत्ति आपकी होती है, नेटवर्थ बोल सकते हो उसको आप। ना पहले कुछ था आपका जो वेल्थ था, पहले वेल्थ जो थे पहले आपकी वेल्थ का मतलब क्या होता है? जिसमें आपकी इनकम, आपकी ज्वेलरी, आपके पास कितनी लैंड है, जमीनें कितनी कितनी है, आपको उसे बोलते हैं वेल्थ। पहले था लेकिन अब नहीं है, अब इसको रिमूव कर दिया गया है। इतना क्लियर हुआ? जरा पढ़ने का लिखा है। हाँ, ये वाला टैक्स क्या होता है बोलना फिर से। उसका नाम देखो ना क्या लिखा हुआ है, उसका जरा नाम देखो एक बार क्या लिखा हुआ है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जो डायरेक्टली नहीं देना, ऐसा टैक्स जो सिर्फ और सिर्फ गुड्स और सर्विसेज पे लगता है, या जिसका बर्डन ऑफ इंसिडेंस आप किसी और के ऊपर शिफ्ट कर सकते हो। एग्जांपल जीएसटी। एग्जांपल जीएसटी। जीएसटी आप गवर्नमेंट को नहीं देते, आप दुकानदार को देते हो। आपने उसका बर्डन जो है आपने दुकानदार पे शिफ्ट कर दिया। अब दुकानदार की बनती जिम्मेदारी कि वो गवर्नमेंट को जमा करवाएगा जीएसटी जो आपने दिया उसको। बात समझ नहीं आ रही? टोल टैक्स भी इसमें आएगा। आप बताओ टोल टैक्स किस में आएगा? डायरेक्ट में आएगा या फिर आप डायरेक्ट में आएगा? किस में आएगा टोल टैक्स? क्यों आएगा डायरेक्ट? क्योंकि टोल में स्टेट गवर्नमेंट को देना होगा, स्टेट गवर्नमेंट रीजन गलत है आपका। टोल टैक्स पहली बात कौन सा टैक्स है? डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है? पक्का? मैंने अभी अभी क्या बोला? इनडायरेक्ट टैक्सेस आर दोस टैक्सेस व्हिच आर लेवीड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। टोल सर्विसेज पे लगता है सर। गवर्नमेंट ने क्या दिया आपको? फ्लाईओवर दिया है, नहीं रोड दिए हैं, तो गवर्नमेंट क्या दे रही है आपको? सर्विसेज दे रही है, तो उसके वो जो टैक्स लगेगा उसका नाम क्या होगा? टोल टैक्स। दो चीजें हो गई ना, फिर तो गुड्स एंड सर्विसेज तो पहले से दे ही रहे हैं, उसके बाद हम ये भी लगा रहे हैं कि उसका बर्डन किसी और पे दे सकते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। गुड्स एंड सर्विसेज का जो होता है बर्डन जो होता है वो आप किसी और के ऊपर ही शिफ्ट करते ही करते हो। ये बात मेरी याद जान लो। तो जो हमारा टोल पे पैसा जाता है फिर वो कहाँ जाता है? डायरेक्टली गवर्नमेंट के पास नहीं जाता, वो जो बीच में बैठे होते हैं दे आर द कॉन्ट्रैक्टर्स, वो पैसा उनको मिलता है, फिर वो देते वो आगे देते हैं, वो जिम्मेदारी उनकी बनती है ना देने की। बात सही है? ये होता है। कोई डाउट पूछ लो इसमें। तो चाहे गवर्नमेंट इससे कमाए या इससे कमाए, बोथ आर द पार्ट ऑफ टैक्स रेवेन्यूज। और टैक्स से जो पैसा आता है गवर्नमेंट के पास, उससे ना तो गवर्नमेंट की लायबिलिटी बनती है और ना ही कोई एसेट रिड्यूस होता है। हाँ जी, टैक्स का पैसा गवर्नमेंट आपसे एक बार लेगी और कभी जिंदगी में रिफंड नहीं करेगी। आपने अगर गवर्नमेंट को टैक्स पे करा, इनकम टैक्स पे करा, आपने गवर्नमेंट को जीएसटी पे करा, गवर्नमेंट क्या वो पैसा आपको रिफंड करेगी? नहीं करेगी, क्योंकि वो गवर्नमेंट के ऊपर लायबिलिटी नहीं है। और ये ऐसा पैसा है जो गवर्नमेंट के पास आया, ना तो गवर्नमेंट की लायबिलिटी को इंक्रीज किया और ना ही कोई उनके एसेट्स को डिक्रीज किया। मतलब गवर्नमेंट के लिए अच्छी वाली इनकम होती है। क्या बोला मैंने? गवर्नमेंट के लिए टैक्स रेवेन्यू से जो आता है पैसा, वो कौन सी इनकम है? अच्छी वाली इनकम है। क्यों सर? क्योंकि ना तो ये गवर्नमेंट की लायबिलिटी को इंक्रीज करती है और ना ही गवर्नमेंट का कोई एसेट रिड्यूस कर रही है। मतलब बिना किसी नुकसान के ये पैसा आता है गवर्नमेंट के पास। और इनफैक्ट गवर्नमेंट हमेशा टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू से ही पैसा कमाना चाहती भी है, क्योंकि ये गवर्नमेंट के ऊपर किसी तरह का बर्डन लेकर नहीं आते। फिलहाल तो मैंने आपसे इसके बारे में की बात, अब मैं आपसे इसके बारे में करूंगा बात। यहां तक अगर मन में कोई डाउट है तो पूछिए, वरना फिर हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़े। चलिए भाई देखो, अगला जो इसका पार्ट लिखा हुआ है वो क्या बोलना?
नॉन टैक्स रेवेन्यू बोलना। नॉन टैक्स का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट के पास ऐसे पैसे का आना जो गवर्नमेंट के पास टैक्सेस से नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट के लिए अच्छी वाली इनकम है। हाँ जी, क्या बोला मैंने? गवर्नमेंट के पास ऐसे पैसे का आना जो कि टैक्स से नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट के लिए कौन सी इनकम है? अच्छी वाली इनकम है। और अच्छी वाली जो कि आपकी इनकम है, मैंने उसका नाम क्या रखा? रेवेन्यू रिसीट्स। क्या बोला? और रेवेन्यू रिसीट्स आती है दो रास्तों से। पहला क्या था? टैक्स रेवेन्यू। सेकंड क्या है? नॉन टैक्स रेवेन्यू। बात समझ आई नहीं आई? अब तुम्हारे मन में आएगा कि सर क्या ऐसा भी गवर्नमेंट के पास पैसा आता है जो कि टैक्स से नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट के लिए क्या है? अच्छी वाली इनकम है। हाँ, आप बताओगे मुझे? बोलना क्या पहले वाला? फीस। नंबर 2, फाइन्स एंड पेनल्टीज। हाँ या ना? तीसरा, रजिस्ट्रेशन चार्जेस। बोलना, या फीस बोल लो, सिंपल कुछ भी बोल लो। इसमें आपका एक जैसे कि लाइसेंस फीस आ गया, ऐसा कुछ। फोर्थ, सर रजिस्ट्रेशन फीस और नॉर्मल फीस तो दोनों नहीं नहीं नहीं, नहीं बताऊंगा मैं, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं। एक आता है इसमें एस शीट्स। नाम सुना कभी इसका? बाहर जो कुछ बेचते हैं स्पेशल असेसमेंट। क्या बोला? स्पेशल असेसमेंट। सिक्स्थ, प्रॉफिट। सेवेंथ, डिविडेंड्स। एट्थ, इंटरेस्ट। नाइन्थ, फॉर फीचर्स। फॉर फीचर्स लिखो। सेवेंथ में लिखा है आपका डिविडेंड्स, फिर एट्थ है आपका इंटरेस्ट, नाइन्थ में क्या लिखा है? फॉर फीचर्स। कितने हो गए? 9। बात करें? हाँ भाई, फीस क्या होती है बताना? फिर जैसे अगर कुछ कार्ड बना रहे हैं, एग्जाम फीस। जैसे कुछ अगर हम जा रहे हैं कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सब बना रहे हैं, तो उसका पैसा मिनिमम चार्जेस जो गवर्नमेंट किसी भी चीज के अगेंस्ट आपको आपसे लेती है, जैसे कि अभी आपने लिया था ना, बात सही है। आपको एक गन रखनी है, गन के लिए गवर्नमेंट क्या बोलती है आपसे? यू हैव टू टेक अ गन लाइसेंस। और लाइसेंस अगर आपको लेगी गवर्नमेंट, तो उसके लिए क्या लेगी? आपसे फीस लेगी। फ्री में लाइसेंस नहीं मिलता है, मिनिमम चार्जेस कुछ ना कुछ तो होते हैं। अगर आप दलाल के थ्रू काम नहीं करवाओगे तो मिनिमम चार्ज तो है ही नहीं। ब्रोकर्स को जो आपने पैसा दिया होता है वो कभी भी गवर्नमेंट के अकाउंट्स में जमा नहीं होता, वो उसका होता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट पढ़ना क्या लिखा है? फाइन्स एंड पेनल्टीज। सुनने में एक ही लगता है लेकिन डिफरेंस होता है। फाइन्स मींस व्हाट? इसको कहते हैं हिंदी में चालान, बोलते हैं चालान। ये क्या होता है? पेनल्टी क्या होती है? याद रखिए बात, क्या फर्क है? और सुनो, डिफरेंस होता है, एक नहीं है। गवर्नमेंट ने हम पे फाइन लगा दिया, गवर्नमेंट ने हम पे क्या लगा दी? पेनल्टी लगा दी। बात एक ही लगती है क्या सुनने में? क्या फर्क होता है ना? सर फाइन्स जो सर रूल्स को ब्रेक करने पर आप जो पे करते हो ना, उसे फाइन कहते हैं। आपने रेड लाइट जंप करी, गवर्नमेंट आपके ऊपर पेनल्टी नहीं फाइन लगाएगी। बिना हेलमेट के स्कूटी पर बैठे थे, उसके अगेंस्ट क्या लगेगी? आपको फाइन लगेगा ना सर। नहीं समझ में? अगर आपने कोई रूल तोड़ा, कोई लॉ ब्रेक किया है आपने, तो उसके अगेंस्ट आपसे जो गवर्नमेंट लेती है इन द फॉर्म ऑफ पनिशमेंट, उसका नाम क्या होता है? फाइन्स। अब ये क्या होता है? पेनल्टी क्या होती है?
ड्यू डेट के बाद अगर आपने कोई चीज या चार्जेस जमा करवाए तो उसके अगेंस्ट जो आपको पे करना पड़ता है एक्स्ट्रा, उसका नाम क्या होता है? पेनल्टी। बोथ आर द काइंड्स ऑफ पनिशमेंट्स। नहीं, बिजली का बिल का लास्ट ड्यू डेट था 10 अप्रैल, मैं गया 12 तारीख को, बिल था कितना? 1000 रुपया, लेकिन अब मुझे 1010 रुपए जमा करना पड़ रहा है। ये 10 रुपीज क्या लग गई मेरे ऊपर? पेनल्टी लग गई है सर। ड्यू डेट के बाद अगर आपने कोई पेमेंट करी है तो उसके अगेंस्ट जो आपको पे करना पड़ेगा वो क्या होगा? पेनल्टी। वो कभी भी फाइन नहीं होता। आईटीआर फाइल करने की एक डेट होती है, जानते हो? अगर आईटीआर को फाइल अगर आपने उस ड्यू डेट की बात किया देन यू हैव टू पे पेनल्टी। इनकम टैक्स रिटर्न्स, बात समझ नहीं आ रही है? और ये दोनों गवर्नमेंट लेती है आपसे। हाँ जी, क्या बोला? दोनों गवर्नमेंट लेगी आपसे, मतलब गवर्नमेंट के लिए क्या बन रही? सोर्स ऑफ इनकम। और सुनो, ये ऐसी इनकम है, फाइन हो या क्या हो, पेनल्टी। गवर्नमेंट ने अगर आपसे एक बार ले लिया तो गवर्नमेंट आपको फ्यूचर में ये पैसा कभी वापस नहीं करेगी। गवर्नमेंट के लिए कौन सी इनकम हुई? अच्छी वाली इनकम हुई, नहीं हुई? इसके दो फायदे हैं। पहला बताओ क्या फायदा? चाहे फाइन है या पेनल्टी है, दोनों का एक एक फायदा है। इनफैक्ट दो फायदे हैं। क्या? फाइन के डर से क्या होगा? लोग लॉ ब्रेक नहीं करेंगे और करने वाले पैसा देके जाएंगे। मतलब गवर्नमेंट के लिए दोनों ही कंडीशंस अच्छी हैं। निकले हो रहा है? हाँ, सही है। मैंने इंडियन रेलवेज में ट्रेवल किया विदाउट टिकट। हाँ जी, क्या बोला? मैंने क्या किया? इंडियन रेलवेज में ट्रेवल किया विदाउट टिकट। टीसी ने मुझे पकड़ लिया, क्या लेगा मुझसे? फाइन लेगा या फिर पेनल्टी लेगा? फाइन क्यों लेगा? मैंने एक लॉ ब्रेक करा है, नहीं? कायदे से अगर लेगा 500,000 तक का है, और वैसे लेगा तो 100 के अंदर भी लोग मान जाते हैं। वो ब्लैक का पैसा हो गया, उसकी हम बात नहीं कर रहे। आगे बढ़े, जरा पढ़ना क्या लिखा है। ये क्या होता है? रजिस्ट्रेशन फीस का मतलब क्या होता है? और रजिस्ट्रेशन फीस, आपके पास कार है, स्कूटी है, बाइक है, उसमें नंबर है, वो नंबर तुम्हें दिया किसने है? गवर्नमेंट ने। आरटीओ, रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस ने दिया होगा, हाँ या ना? उसके बदले क्या लिया होगा तुमसे? फीस ली होगी ना सर। कोई भी चीज आपके नाम पे रजिस्टर करने के लिए गवर्नमेंट आपसे फीस लेती है। वो डिफरेंस आपने अभी क्लियर किया था मुझे। गवर्नमेंट कई बार फीस लेती है। गवर्नमेंट के अपने खुद के कॉलेजेस नहीं होते हैं क्या? वहां पर नहीं होती फीसेस? फिर ये वहां की बात हो रही है, लेकिन ये जो है ये अलग होता है। एक पीस ऑफ लैंड आपके नाम पे क्या होना है? रजिस्टर होना है। गवर्नमेंट क्या लेगी उसके बदले में? आपसे फीस नहीं लेगी, रजिस्ट्रेशन फीस लेगी। बात सही है? नेक्स्ट पढ़ना क्या लिखा है? एस्चीट्स। ओ भैया क्या बोल रहा है तू? एस्चीट्स कहते हैं उसको। क्या होते हैं एस्चीट्स? व्हाट इज एस्चीट? कोई आदमी अपने पीछे बिना वारिस के अगर मर जाता है तो वो पूरी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट के नाम ट्रांसफर हो जाती है और ये गवर्नमेंट के ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं बनती। क्या हो रहा है? तो उससे क्या होता है? पैसा नहीं मिला है गवर्नमेंट के पास। क्या आई? प्रॉपर्टी आई है, पैसा नहीं आया, वर्कलोड नहीं हुआ। और क्या भाई, जो प्रॉपर्टी एक आदमी के पास थी लेकिन उसकी मौत के बाद गवर्नमेंट ने बहुत कोशिश करी कि उसके वारिस को ढूंढे लेकिन नहीं मिला। हार के वो प्रॉपर्टी के साथ में क्या किया जाएगा? लीगली द प्रॉपर्टी विल बी ट्रांसफर टू द गवर्नमेंट। सर जब अगर ट्रांसफर कर ले अपने नाम पे गवर्नमेंट तब उसका कोई एक बार आए तो कब? जैसे कोई आदमी उसकी हो जाएगी, उसकी हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट अब उसका हक छीन लेगी, ऐसा नहीं करती गवर्नमेंट। वो पहले आया नहीं सामने, फिर जब गवर्नमेंट अपना नाम कर ली फिर वो आया अपने। अगर वो बाद में आता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू प्रूव। अगर प्रूफ कर दिया कि वो डिसेंडेंट या फिर रिलेटिव है, जाएगा जाएगा जाएगा।
अगर रिलेटिव बोर्ड तो भी जाएगा। जाएगा, कोई वारिस होना चाहिए। नेक्स्ट पढ़ना क्या लिखा है, ये क्या होता है, गवर्नमेंट की किसी भी डेवलपमेंटल एक्टिविटी की वजह से अगर आपकी प्रॉपर्टी के दाम बढ़ गए तो जब भी वो प्रॉपर्टी बेचोगे तो गवर्नमेंट को भी एक शेयर दोगे। क्या बोला मैंने, फिर से बताना मेरे को। अगर गवर्नमेंट की किसी डेवलपमेंटल एक्टिविटी की वजह से आपकी प्रॉपर्टी के दाम बढ़ गए, आपने कुछ नहीं किया, एग्जांपल हाईवे आपकी यहां पे क्या आ गई, दिल्ली मेट्रो आ गई, दिल्ली मेट्रो आ गई, कोई भी गवर्नमेंट ने ऐसा काम करा जिससे क्या हुआ, आसपास के प्रॉपर्टी के रेट्स क्या हो गए, बढ़ गए। आपका इसमें क्या क्या था कंट्रीब्यूशन, आपका योगदान क्या था इसके अंदर, कुछ नहीं है, गवर्नमेंट की वजह से बढ़े हैं। तो फ्यूचर में आप जब भी प्रॉपर्टी किसी को सेल करोगे तो वो जो प्रॉपर्टी का हिस्सा बड़ा है गवर्नमेंट की वजह से, एक पोर्शन आप गवर्नमेंट को दोगे। उसका मुझे आइडिया नहीं, नो आइडिया, बट गवर्नमेंट लेगी आपसे, और इसी का नाम रखा गया स्पेशल असेसमेंट। मतलब अगर मेरे 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 हम्म मेरे प्रॉपर्टी पे अगर कुछ हुआ, गवर्नमेंट की किसी भी एक्टिविटी की वजह से आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ जाती है। अच्छा यानी अगर जैसे एयरपोर्ट बना और आपका घर इत्तेफाक से एयरपोर्ट के पास ही था तो क्या होगा, रेट बढ़ जाए, बढ़ जाएगा रेट। आपका इसमें क्या था कंट्रीब्यूशन, ये बात कुछ नहीं था। कुछ नहीं था कंट्रीब्यूशन आपका, गवर्नमेंट की एक्टिविटी की वजह से आपको एक मिल गया फायदा। तो गवर्नमेंट क्या बात बोलती है यहाँ पे अपनी, ड्यू टू अवर डेवलपमेंटल एक्टिविटी द वैल्यू ऑफ योर प्रॉपर्टी हैज इंक्रीज्ड। अब फ्यूचर में आप जब भी इस प्रॉपर्टी को सेल आउट करोगे then you have to pay a portion for that. तो अगर हम पहले से अगर खरीदे हैं और उसके बाद वो खरीदे तो उसमें कुछ फर्क है? No. सर अगर कोई गवर्नमेंट की एक्टिविटी के चक्कर में अगर हमारे प्रॉपर्टी के दाम गिरते हैं तो कैसे, मतलब बताना कैसे, कौन सा काम करती है गवर्नमेंट ऐसा? भी ऐसे एक्सेप्शंस होते हैं ना। नहीं तो गवर्नमेंट का उसमें कोई मतलब कोई रोल नहीं होता गवर्नमेंट का, एक्सेप्शंस में कोई केस नहीं होता। जैसे ये कोई नाला बनाया है गवर्नमेंट ने तो उसकी स्मेल होने की वजह से किसी के प्राइस गिर गए, इसमें आता है। नहीं, गवर्नमेंट का इसमें कोई रोल नहीं है। पहली बात यह है कि गवर्नमेंट ऐसा कोई काम नहीं करती है, या करने भी अगर गवर्नमेंट को अगर कोई ऐसा काम भी करना पड़ता है तो गवर्नमेंट पहले उसके बारे में सोचती है कि आसपास लोग रहते हैं, नाला अगर हम यहाँ बनाएंगे तो क्या होगा, इससे स्मेल फैलेगी, मच्छर पैदा होंगे, नहीं हेल्थ की इश्यूज आएंगी, तो गवर्नमेंट फिर उस चीज को अवॉइड ही कर देती है। तो तब भी सर अगर गवर्नमेंट आप कुछ भी क्लेम नहीं कर सकते, आप खाली ये बोल सकते हो कि सर यहाँ पर ये वाला कंस्ट्रक्शन वाला काम ना किया जाए क्योंकि हमको दिक्कत हो रही है। अगर आपका और आपके साथ साथ और भी लोग हैं जिनका रीजन जस्टिफाइड है तो गवर्नमेंट कैन थिंक ओवर दैट। तो सर अगर गवर्नमेंट इस चीज में कंपनसेशन या फिर कुछ हेल्प नहीं कर सकती तो नहीं, गवर्नमेंट कंपनसेशन करती है पेमेंट। अगर गवर्नमेंट ने आपकी प्रॉपर्टी ले ली आपसे, नहीं, अगर हमारी प्रॉपर्टी आसपास में नाला वगैरह बना दिया या फिर गार्बेज एरिया है नहीं उसमें गवर्नमेंट कोई रोल नहीं। तो फिर सर अगर किसी जगह पर कोई अच्छी चीज बना दी जिससे गवर्नमेंट अब यार ये लॉज है, ये अब ये रूल्स हैं, अब इसमें क्यों होता है, कैसे होता है, इसका लॉजिक नहीं बनता है। गवर्नमेंट ने अगर हमारे सर्विस को खुदाई कर ली है, थोड़ा सा हम पे मार दिया तो हमारे घर पे मार दिया, क्या मार दिया मतलब जैसे मेरा घर है, काम चल रहा साइड में, हाँ आप पता चला कि अगर उनकी वजह से आपका नुकसान हुआ और वो नुकसान मनी के टर्म्स में मेजर हो सकता है तो गवर्नमेंट फिर आपको उसके बदले में पे करेगी ही करेगी। अगर हमारे किसी वो फैमिली मेंबर के चोट वगैरह लग जाती है ऑब्वियस सी बात है यार, गवर्नमेंट देगी उसके अंदर। वो सिटी के मतलब नहीं गवर्नमेंट तब आपको देगी गवर्नमेंट, और अगर कोई भी खर्चा हुआ है मेडिकल का तो पूरा पैसा रिफंड करेगी आप, ये होता है। गवर्नमेंट ने आपसे आपकी जमीन ले ली और ये बोला गया कि यहाँ पे वी विल मेक अ पोस्ट ऑफिस, तो आपको पता है मार्केट रेट के हिसाब से गवर्नमेंट आपको कंपनसेशन पे करेगी। सर मैंने इतना सुना है कि गवर्नमेंट अगले 10 इयर्स तक के सोचे कि आप उसकी लैंड पे या फिर उन जगह पे कितना पैसे कमा सकते हो उसके हिसाब से प्राइस वो स्टेट्स के हिसाब से होता है, वो स्टेट्स के हिसाब से। आगे बढ़े, जरा पढ़ना क्या लिखा है, ये क्या होता है सरकार, क्या गवर्नमेंट भी प्रॉफिट कमाती है, कैसे कमाती है बताना। पोस्ट बेचने के बाद
क्या गवर्नमेंट की बहुत सारी कंपनीज हैं? Yes, sir. कंपनीज का मतलब क्या होता है? बिजनेस। बिजनेस मतलब क्या होता है? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट भी गवर्नमेंट के लिए क्या है कि नॉन टैक्स रेवेन्यू है। नेक्स्ट पढ़िए, ये क्या होता है? डिविडेंड्स आपको तब मिलता है जब आप किसी कंपनी के अंदर क्या होते हो? शेयर होल्डर। क्या सरकार किसी दूसरी कंपनी के अंदर शेयर होल्डर बन सकती है? बन सकती है। उसके बदले क्या मिलेगा उनको? डिविडेंड्स। गवर्नमेंट के लिए क्या हुआ? नॉन टैक्स रेवेन्यू। आगे बढ़िए, क्या लिखा है? इंटरेस्ट मीन्स व्हाट? कई बार सेंट्रल गवर्नमेंट अलग स्टेट्स को लोन देती है, लोन के ऊपर गवर्नमेंट को उसके ऊपर क्या मिलने वाला है? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट गवर्नमेंट की कौन सी इनकम हुई? इट्स अ नॉन टैक्स रेवेन्यू। आपने ध्यान दिया, ये सारी की सारी गवर्नमेंट के पास इनकम टैक्सेस के अलावा आ रही है, टैक्स से नहीं आ रही है। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड नॉन टैक्स रेवेन्यू। नेक्स्ट पढ़िए। फॉर फीचर्स का मतलब क्या होता है? जब कोर्ट आपके ऊपर किसी तरह का पेनल्टी लगाता है, कोर्ट लगाता है, तो उसे क्या बोलते हैं? हम फॉरफीचर कहते हैं। देखो, गवर्नमेंट अलग होती है और कोर्ट का जज क्या है? अलग है। आप में से कितने लोग जानते हो ये बात? भाजपा के भी खिलाफ आप कोर्ट में केस कर सकते हो, पता है आपको? यू कैन फाइल अ केस अगेंस्ट इंडियन आर्मी, अगेंस्ट इंडियन रेलवेज, इंडियन पोस्ट। गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स है, इसका मतलब ये नहीं है कि उन पे केस नहीं होगा। इवन आरबीआई, इवन सीबीएसई, गवर्नमेंट की किसी भी बॉडी के ऊपर कोर्ट के अंदर केस फाइल हो सकता है। आप जानते हो ये बात? गवर्नमेंट अलग होती है, ध्यान रखना। गवर्नमेंट और कोर्ट अलग होते हैं, सेम नहीं। आपका ध्यान यहां पर नहीं है। तो ये भी क्या होता है? अच्छा, अगर जज ने आपके ऊपर कोई लगा दिया फाइन, वो भी किसकी झोली में जाएगा? गवर्नमेंट। और सर गवर्नमेंट को फाइन देना पड़ता है। किस पे? जैसे गवर्नमेंट ने कुछ खराब काम किया और हमने उस पे केस कर दिया गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट को हमको फाइन देना पड़ेगा। वही चीज, अगर हमारी प्रॉपर्टी डैमेज कर दी तो गवर्नमेंट को देना तो फिर वो पैसा कोर्ट के जो और काम काज होते हैं उसके ऊपर लगाया जाएगा। आपके इतने वकील होते हैं, उनकी सैलरीज होती हैं, कोर्ट का मेंटेनेंस है, नहीं है? बहुत चीजें, बहुत सारे खर्चे गवर्नमेंट के। भाई इतना क्लियर हुआ नहीं हुआ? एक बार देख लीजिए, पूछते हैं।